स्वागत है दोस्तों आप सभी का इनकम टैक्स के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 194 जी, जो कि एप्लीकेबल होता है कमीशन के ऊपर ऑन दी सेल ऑफ लॉटरी टिकट। आपने अगर पिछले वाले वीडियोस देखे होंगे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन 194 बी। सेक्शन 194 बी में क्या होता है कि जो भी हमारी विनिंग्स हो रही है उन पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। और ये जो विनिंग्स होती है क्रॉसवर्ड पजल और फिर बैटिंग और इन सबसे भी हो सकती है। ठीक है, उसी में हमारा एक आता है लॉटरी। ठीक है, लॉटरी। तो जो भी हमने पैसा लॉटरी से जीता है उस पर जो टीडीएस एप्लीकेबल होगा वो होगा 194 बी के अंदर में। अब वो लॉटरी जो पर्सन बेच रहा है या फिर जो एजेंट वहां पर बेच रहा है उसको, उस लॉटरी टिकट को बेचने पर उसको क्या करती है, जिस कंपनी का वो बेच रहा होगा, जिस भी पर्सन का वो बेच रहा होगा, वो पर्सन उसको कमीशन पे करेगा। तो उस कमीशन पर यहाँ पर टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194 जी। तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले। साथ में अगर आपने पिछले वाले वीडियोस अभी तक इस चैप्टर के नहीं देखे तो उस पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर जाकर के आप सारे पिछले वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेक्शन 194 जी हमारा एप्लीकेबल होता है कमीशंस के ऊपर ऑन दी सेल ऑफ लॉटरी टिकट। यानी कि जो भी पर्सन लॉटरी के टिकट बेच रहा है उसको क्या मिल रही है, उसको कमीशन मिल रही है। और उस कमीशन पर टीडीएस जो होगा वो एप्लीकेबल होगा 194 जी के अकॉर्डिंग। इसके बाद बात आती है थ्रेशोल्ड लिमिट की, पेयर की, पे की, रेट ऑफ टीडीएस की और टाइम ऑफ डिडक्शन की। पेयर का मतलब हो गया कि कौन पर्सन टीडीएस को डिडक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम बाय वे ऑफ रेमुनरेशन और बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड ऑन दी लॉटरी टिकट। यानी कि जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उस पर्सन को पेमेंट देने के लिए जो कि क्या कर रहा है, लॉटरी का टिकट बेच रहा है। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपने कि किसी को हायर कर लिया कि लॉटरी का टिकट तुम मेरे लिए बेचोगे, तो आप क्या हो गया, आप रिस्पॉन्सिबल हो गए कि आप उसको कमीशन पेमेंट करो ताकि आपके वो लॉटरी के टिकट को बेचे। आप यहाँ पर टीडीएस काटोगे और आप क्या कहलाओगे, आप पेयर कहलाओगे। इसके बाद बात आती है पे की कि किसका टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एनी पर्सन स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, परचेजिंग, सेलिंग लॉटरी टिकट। यानी कि जो भी पर्सन स्टॉक कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आपके लिए, ठीक है, परचेज कर रहा है आपसे ताकि आगे वो सेल कर सके, ठीक है, सेल कर रहा है लॉटरी टिकट। तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है। पर्सन की डेफिनेशन में कोई भी आ सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, ओपी, बीओआई, कंपनी, फर्म, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे हमारे पे। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है रेट ऑफ टीडीएस की, कि कितने रेट के हिसाब से हमको टीडीएस का डिडक्शन करना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 30 सितंबर 2024 तक 5% का रेट था। 30 सितंबर के बाद यानी कि 1 अक्टूबर से इस रेट को चेंज कर दिया गया और ये हो गया 2% 1 अक्टूबर से। तो अगर 30 सितंबर 2024 तक जितने भी डिडक्शन आपने किए होंगे वो 5% के हिसाब से आपको करने होंगे। और 1 अक्टूबर के बाद से आप जितने भी डिडक्शन करोगे टीडीएस का डिडक्शन, वो आपको 2% के हिसाब से करना होगा। यानी गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया इस रेट को। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है टाइम ऑफ डिडक्शन की, कि कब आपको डिडक्ट करना है। तो यहां पर भी वही बात है जो हमने अभी तक पहले भी कई सेक्शन में डिस्कस करी है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम। यानी कि आप उस पर्सन को अपनी बुक्स में जब क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है, या फिर जब आप उसको एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हो। तो या तो आप अपनी बुक्स में क्रेडिट करो या फिर आप उसको जब एक्चुअल में पेमेंट करो, इनमें से जो भी आप पहले करोगे तभी आपको टीडीएस का डिडक्शन करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में बात आती है थ्रेशोल्ड लिमिट की, कि कब आपको टीडीएस काटना है और कब आपको नहीं काटना है। जो भी कमीशन का पेमेंट आप कर रहे हो वो अगर एक्सीड करता है 15,000 रुपीज को, ठीक है, वो अगर एक्सीड करता है 15,000 रुपीज को, तभी आपको डिडक्शन करना है, अदरवाइज नहीं करना। मतलब 15,000 तक या 15,000 से कम अगर होती कमीशन तो फिर डिडक्शन नहीं करना है। यही 15,000 की लिमिट को बढ़ा करके 20,000 कर दिया गया है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2025-26। यानी कि ये जो करंट वाला हमारा फाइनेंशियल ईयर अब आएगा, ये 2025-26 वाला, यानी कि असेसमेंट ईयर कौन सा 2026-27 वाला, उसमें इस लिमिट को बढ़ा करके 20,000 कर दिया गया है। तो यहाँ पर रेट को भी रिड्यूस कर दिया गया 5% से 2%, और जो लिमिट है थ्रेशोल्ड उसको भी बढ़ा करके 15,000 से 20,000 कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है डिपॉजिट ऑफ टीडीएस। जो टीडीएस काटा गया है उसको पेयर कितने टाइम के अंदर गवर्नमेंट को डिपॉजिट उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो केस आते हैं, अगर ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू वहां पे डिडक्शन हो रहा है तो फिर विदाउट इनकम टैक्स चलान अगर किया जाएगा तो सेम डे पे, जिस दिन डिडक्शन हुआ उसी दिन पे उसको डिडक्शन का ये जो टीडीएस का अमाउंट काटा है उसको गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर 15 जनवरी को डिडक्शन किया गया तो 15 जनवरी को ही गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देना है, अगर विदाउट इनकम टैक्स चलान है तो। लेकिन अगर इनकम टैक्स चलान के साथ में किया जा रहा है तो डिपॉजिट विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड। यानी कि जिस महीने में डिडक्शन हुआ, मान लो जनवरी में 15 जनवरी को डिडक्शन हुआ था, तो ये महीना जब खत्म हो जाएगा तो इसकी जो ये महीना खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें 7 दिन का टाइम रहेगा। तो 7 फेब तक का टाइम होगा, 7 फेब के अंदर अंदर डिपॉजिट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड। यानी कि जैन एंड होने के बाद विद इन 7 डेज डिपॉजिट करना पड़ेगा।
अगर हम बात करें अदर डिडक्टर की, तो अदर डिडक्टर में देखिए क्या केस होते हैं यहाँ पर। अगर मार्च में डिडक्शन हुआ है तो फिर 30 अप्रैल तक का टाइम है। मार्च के अलावा किसी और महीने में अगर टीडीएस कटा है तो फिर विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड। यानी कि जो ये वाला केस हमने देखा था कि जनवरी में अगर डिडक्शन हो रहा है तो जनवरी एंड होने के बाद 7 फेब तक का टाइम होता है, तो वही सेम चीज यहाँ पर भी होगी। मार्च में सिर्फ क्या होगा, मार्च में सिर्फ 30 अप्रैल है। इसके अलावा कोई भी महीना होता है, जैसे जनवरी हो गया, फेब हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, तो इनमें जब डिडक्शन होगा तो यहाँ पर जैसे मान लो कि अगर मई में होता है, तो मई में अगर हुआ है तो 7 जून तक का टाइम होगा टीडीएस को डिपॉजिट करने के लिए। तो ये हो गई बात हमारे डिपॉजिट ऑफ टीडीएस की। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आता है क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइलिंग और फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस। तो यहाँ पर क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइलिंग का मतलब है कि जो पेयर ने टीडीएस काटा है उसके बाद गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया है, वो क्या करेगा, एक स्टेटमेंट बनाएगा क्वार्टरली बेसिस पे और गवर्नमेंट को ये फाइल करेगा, जिसमें वो सारी डिटेल देगा कि हमने कितना टीडीएस काटा, कितना हमने डिपॉजिट किया, कितना हमारा टीडीएस बना, तो ये सारी डिटेल वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा क्वार्टरली बेसिस पे। और साथ में यहाँ पर क्या करेगा, जिस पेई का उसने टीडीएस काटा है उसको वो सर्टिफिकेट भी इशू कर करेगा। तो वो सर्टिफिकेट कितने टाइम के अंदर इशू होना है, क्वार्टरली स्टेटमेंट कितने टाइम में फाइल करना है, तो ये सब बातें यहाँ पर कवर होंगी। यहाँ पर अगर आप पहला पॉइंट देखोगे तो लिखा है पेयर मस्ट सबमिट अ क्वार्टरली स्टेटमेंट इन फॉर्म 26Q फॉर टीडीएस, जो उसने काटा है उसके लिए वो फॉर्म 26Q के अंदर में क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोला है पेयर मस्ट फर्निश सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस इन फॉर्म 16A विद इन 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट। यानी कि जो उसकी टीडीएस स्टेटमेंट को फर्निश करने की ड्यू डेट है उसके उससे लेकर के 15 दिन के अंदर अंदर। तो यहाँ पर देखिए क्वार्टर हमारे यहाँ पे कौन से होंगे, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर एंड जैन टू मार्च। तो जो अप्रैल टू जून का क्वार्टर होगा, जैसे ही क्वार्टर एंड होगा इसके बाद गवर्नमेंट कहेगी 1 महीने का टाइम है स्टेटमेंट फाइल करो। यानी कि जून में खत्म हो गया तो 31 जुलाई तक का टाइम दे रहे स्टेटमेंट को फाइल करो, पेयर को ये बात वो बोलेगी। इसके बाद सितंबर में खत्म हुआ तो 31 अक्टूबर तक का टाइम है। इसके बाद दिसंबर में खत्म हुआ तो 31 जैन तक का टाइम है इसको स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए। लेकिन जब मार्च का लास्ट आएगा, मतलब जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होगा, तो इसमें टाइम लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर जैसे 1 महीने का टाइम है, यहाँ पर भी 1 महीने का टाइम है, यहाँ पर भी 1 महीने का टाइम है, यहाँ पर 2 महीने का टाइम होता है स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए। अभी स्टेटमेंट उसने फाइल कर दिया, अब जिस दिन पे वो उसकी ड्यू डेट थी स्टेटमेंट फाइल करने की, विद इन 15 days उसको क्या करना होगा, सर्टिफिकेट इशू करके देना होगा पेई को। तो यहाँ पर 31 जुलाई इसकी ड्यू डेट थी, तो 15 अगस्त तक उसको ये जो सर्टिफिकेट है ये इशू करके पेई को दे देना है। इसी तरीके से अक्टूबर में खत्म हो तो 15 नवंबर, जनवरी में खत्म होगा तो 15 फरवरी, और मई में जब खत्म होगा तो 15 जून। 15 दिन का टाइम है। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है विद इन 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट। तो जो ड्यू डेट थी टीडीएस स्टेटमेंट को फर्निश करने की क्वार्टरली बेसिस वाला, उससे लेकर के उसके एंड होने के बाद 15 days, ठीक है, विद इन 15 days। तो ये बात हो गई हमारी स्टेटमेंट फाइलिंग और सर्टिफिकेट की। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया सेक्शन 194G। आपका किसी पॉइंट में अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।